Good evening, friends. Today I am going to explain about धोलावीरा। धोलावीरा फ्रेंड्स एक सिंधुकालीन स्थल है और ये कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ जिला गुजरात में। इससे संबंधित प्रश्न कई रूपों में पूछा जाता है कि भाई ये किस जिले में स्थित है, किस नदी के संगम पर या किस नदी के किनारे ये स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सभी हम यहाँ देखेंगे। मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा और सभी जो इस वीडियो में तथ्य बताए जाएंगे सभी परीक्षा उपयोगी होंगे और जो प्रश्न उत्तर बताए जाएंगे सभी परीक्षा उपयोगी होंगे और एक सिस्टमेटिक वे में बताने का प्रयास किया जाएगा फ्रेंड्स। तो धोलावीरा, तो ये प्रश्न आता है कि जिले में, तो कच्छ जिले में फ्रेंड्स मानसर और मानहर नदियों के तट पर है। मानसर, मानहर, तो किन नदियों के तट पर फ्रेंड्स? मानसर और मानहर। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, MS और MH, मानहर मानसर। और फ्रेंड्स इसकी खोज की थी 1967 में, डिस्कवर्ड बाय 1967 में से जगतपति जोशी द्वारा इसे खोजा गया था 1967-68 में। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि भाई इस तरह खोजा किसके द्वारा गया और कब खोजा गया? 1967 में, 67-8 में और जगतपति जोशी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो किन नदियों के तट पर स्थित है? मानसर और मानहर नदियों के तट पर है। और जल संग्रह व्यवस्था के लिए जाना जाता है, विशिष्ट प्रकार की जल संग्रह व्यवस्था के लिए से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से एक और विशिष्ट तथ्य और विशिष्ट वस्तु प्राप्त की है, सूचना पट्ट। संभवतः विश्व का प्रथम सूचना पट्ट है। सूचना पट्ट यहाँ से प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना पट्ट की छाप प्राप्त हुई फ्रेंड्स से। सिंधु लिपि में लिखा हुआ पट्ट मिला है, सूचना पट्ट, उसकी छाप मिली है फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है, सूचना पट्ट की यहाँ से छाप मिली है। तो नदी में है आपकी, नदी कौन कौन सी हैं? जो इस सूचना पट्ट की छाप मिली फ्रेंड्स, इसमें 10 बड़े अक्षर इसमें मिले हैं, 10 बड़े अक्षरों की छाप मिली है। इसकी छाप मिली है फ्रेंड्स। तो प्रथम इसे माना जा सकता है कि विश्व प्रथम सूचना पट्ट धोलावीरा। और इसमें जो फ्रेंड्स जो नगर था वो एक प्राचीर से, प्रस्तर प्राचीर से घिरा हुआ था, 3 खंडों में विभक्त था। इस प्रकार के 3 खंडों में विभक्त था फ्रेंड्स, प्रस्तर प्राचीर से 3 खंडों में। इस तरीके से आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, 3 खंडों में ये विभक्त था। दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर। निचला सामान्य जनता के लिए था फ्रेंड्स, सामान्य जनता के लिए। निचला यानी कि दुर्ग में प्रशासक रहेंगे, वो रहेंगे राजा और अति विशिष्ट लोग, दुर्ग है अति विशिष्ट। और मध्य में उससे कम स्तर के यानी कि प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उच्च प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, तो निचला नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि निचला है, तो इसको सामान्य जनता को ही रखते होंगे।
हालांकि लोकतंत्र में तो सामान्य जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है, जनता के ही सभी प्रतिनिधि माने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर निचला शब्द सामान्य जनता के लिए ही हुआ है कि रहने के स्थान के लिए। 3 खंडों, और ये खंड भी फ्रेंड्स विभिन्न दुर्गों में विभक्त थे, विभिन्न, ठीक है फ्रेंड्स। इनको भी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो नगर था एक प्रस्तर प्राचीर से घिरा था, 3 खंडों में विभक्त था। ये मेमोराइज करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 3 खंडों बना देते हैं, इसको 3 खंडों में। और इसके अंदर जो इसके भाग थे, इन खंडों के अंदर, वो भी प्राचीरों से घिरे हुए थे, बड़े बड़े दरवाजे प्रस्तर के उनमें बनाए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो केवल एकमात्र एक ऐसा नगर है जो 3 खंडों में विभक्त है, अन्य जो नगर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो 2 खंडों में विभक्त है, ठीक है। इसमें जो मध्य नगर है, मध्य इसका जो भाग है वो इसकी जो एरिया 350 से 360 गुणा 250 इसकी एरिया थी मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और 20,000 करीब इसकी जनसंख्या थी, जो कि काफ़ी मानी जा सकती है जनसंख्या उस समय के हिसाब से। एक बड़ा नगर था ये, 20,000। और जो इसमें जो दुर्ग और सामान्य जनता के तो हर नगर में पाए जाते थे, क्योंकि इसी में जो है 3 खंडों पाए गए। जो तीसरा खंड है मध्य नगर है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है, के लिए माना जा सकता है, या एक संभावना जताई जाती है कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए होगा। इसका क्षेत्रफल 360 × 250, ठीक है फ्रेंड्स। और जो निचला नगर था इसका जो क्षेत्रफल था 300 × 300, और इसका जो क्षेत्रफल था फ्रेंड्स दुर्ग का 140 × 300 मीटर, ठीक है। 140 मीटर, 300 मीटर, और इसका 360 और 250 मीटर। और लास्ट वाले का निचला था जो था 300 × 300 मीटर था। ये सामान्य जो मध्य वाला है यही इसमें जो अलग था फ्रेंड्स। और अन्य जगह जो है ये अन्य जगह 2 खंड नगरों के पाए गए हैं, अन्य सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थलों पर। तो इसकी विशेषता यही है कि ये जो है 3 खंडों में विभक्त है, पत्थर का यहाँ प्रयोग किया गया है, चारों ओर से घेरा गया है, और इन खंडों के अंदर भी जो है विशिष्ट क्षेत्र बनाए गए हैं जो पत्थरों से घिरे हैं, और जिनमें बड़े बड़े पत्थरों के द्वार हैं। तो ये इस प्रकार का आ सकता है, पत्थरों का कहाँ प्रयोग है सर्वाधिक, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल तो यही है। और इसी स्थल से जो धोलावीरा स्थल है फ्रेंड्स, इसी से सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के अंत के स्पष्ट प्रमाण मिलते, स्पष्ट तो नहीं कहेंगे, अनुमानित प्रमाण, क्योंकि स्पष्ट तो कहीं पर नहीं है कि किस प्रकार अंत हुआ, लेकिन उद्भव के प्रमाण या अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये एक ऐसा स्थल है उद्भव के भी और अंत के भी। अंत यानी समाप्त होने के सिंधु घाटी सभ्यता के, और इस नगर के समाप्त होने के साक्ष्य हैं कि नदियों ने अपना सूखा पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। और नदियों ने अपने मार्ग बदले, सूखा और नदियों ने अपने मार्ग बदले, ये माना जा रहा है कि इस नगर की समाप्ति के कार्य रहे, या इस सभ्यता की समाप्ति के कारण रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के तथ्य आते हैं कि ये धोलावीरा कहाँ स्थित है। ये परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे गुजरात में, कच्छ में, और किस तालुका में स्थित है फ्रेंड्स, तो है मचाऊ तालुका में, मचाऊ, ठीक है फ्रेंड, मचाऊ तालुका में। ठीक है फ्रेंड्स, और जिला हो गया आपका कच्छ, गुजरात। तो फ्रेंड्स इसे हमें जानना हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक ऐतिहासिक विरासत है, और इससे हमारे उद्भव का
पता चलता है हमारे देश में जो जन और जो लोगों ने रहना प्रारंभ किया, कब से प्रारंभ किया और किस प्रकार वो रहते थे, और उससे जाके हमें सीखने को मिले कि किस प्रकार विकास किया जा सकता है, या जो कमियां रही विकास करने में या स्थापित होने में, व्यवस्थित होने में, उन्हें दूर किया जा सके। इसलिए किसी भी नगर के बारे में, किसी भी सभ्यता के बारे में जानना आवश्यक होता है। ठीक है। हालांकि विश्व के सभी क्षेत्रों की सभ्यता के बारे में जानना आवश्यक है, लेकिन परीक्षा उपयोग की दृष्टि से देखें और सिलेबस की दृष्टि से देखें तो हमें सर्वप्रथम अपने देश की सभ्यता और सभ्यता से संबंधित नगरों के विषय में, क्षेत्रों में के विषय में जानना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे क्या क्या हम, अगर इसमें प्रश्न आता है धोलावीरा में मुख्य परीक्षा में, तो हम क्या लिखेंगे? धोलावीरा जो है ये एक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल है। तो मुख्य परीक्षा में अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है तो फ्रेंड्स तो हम क्या लिखेंगे? धोलावीरा एक सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी स्थल है, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता संबंधित स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स। और कहाँ है? कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ जिला और मचाऊ तालुका। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ विशिष्टता क्या पाई गई है? जल प्रबंधन, विशिष्ट जल प्रबंधन, जल प्रबंधन 16 जिसकी संख्या फ्रेंड्स। ठीक है। और पत्थरों का प्रयोग, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें विशिष्ट जो तथ्य, विशिष्टता जो पाई गई। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ स्टेडियम मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। तो ये स्टेडियम में फ्रेंड्स सीढ़ी नुमा आकृति इसके चारों तरफ बनी थी, जहाँ दर्शक बैठ सकते थे। और इसका जो भवन है वो 3 खंडों का है। समझ लीजिए इसका नगर में जो है, नगर 3 खंडों में विभाजित है, 3 खंडों में विभाजित नगर। ये केवल यही धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा है जो 3 खंडों में विभाजित है। पत्थर का प्रयोग के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। प्रथम सूचना पट्ट के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। तो विश्व का संभवतः प्रथम सूचना पट्ट है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी खोज जो की गई थी, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, खोज के विषय में भी आप लिखेंगे। ये सभी तथ्यों को फ्रेंड्स अभी तो मैंने जानकारी देने के लिए एक जो है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या विशेषताएं बता दी, लेकिन हम जब लिखेंगे कि तो एक व्यवस्थित तरीके से क्रम में इसको हम व्यवस्थित करेंगे कि धोलावीरा, पहले इसका लोकेशन लिखेंगे, खोजकर्ता लिखेंगे और ये किस शब्द से संबंधित है, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, एक एक करके क्रमवार उसको हम व्यवस्थित करेंगे। 1967 में से खोजा गया था जीपी जोशी द्वारा, जगतपति जोशी। ठीक है फ्रेंड्स। जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था, लेकिन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसे, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा उत्खनन किया गया था इसका 90-91 में, 1990 से 91 में। ठीक है फ्रेंड्स। एक विस्तृत जो उत्खनन किया गया था वो रविंद्र बिष्ट द्वारा इसका किया गया 1990 से 91 में। रविंद्र बिष्ट यानी कि इससे संबंधित जो व्यक्ति हो गए एक तो जेपी जोशी, एक आरएस बिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करते हुए हम लिखेंगे कि 3 खंडों में विभक्त था। हालांकि उनका क्षेत्रफल भी हम लिख सकते हैं, क्षेत्रफल कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसका मेमोराइज करना, समान तथ्य हैं। 300 में अधिकतर रिपीट हो रहा है, 300 और मीटर में है वो, जो निचला है वो जो 300 गुणा 300 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मध्य का है वो मध्य जो प्रशासनिक के लिए है वो कितना फ्रेंड्स? वो 360 गुणा 250 मीटर का है।
मध्यनगर और निचला नगर 300 मीटर का है। क्योंकि 300 से अधिक रिपीट हो रहा है, इसलिए ये मेमोराइज करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स। और जो दुर्ग है 140 इंटू 300 मीटर का है। ठीक है भाई, ये 300 फर्स्ट में भी 300 आ रहा है, लास्ट में भी दो में 300 है। और 140, 360 और 250 इसे मीटर में है फ्रेंड्स। 140 मीटर गुणा 300 मीटर दुर्ग है, और 360 गुणा 250 मीटर मध्य नगर, और निचला जो है 300 गुणा 300 मीटर का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम तथ्यों को लिखेंगे कि भाई पत्थर का प्रयोग किया गया है, चारों ओर से पत्थरों से घिरा हुआ है, और बड़े बड़े पत्थर के द्वार हैं, जो 3 खंड है उसके भीतर भी जो विशिष्ट क्षेत्र बनाए गए हैं वो भी पत्थरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, और उनमें पत्थरों के द्वार बने हुए हैं। तो पत्थर के साक्ष्य, प्रयोग के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं कि सिंधु घाटी का सभ्यता के कारीगर पत्थरों पर भी काम किया करते थे, पत्थरों से भी वो अपनी व्यवस्था किया करते थे, पत्थरों से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो स्टेडियम मैंने आपको बताया कि इसमें स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम, तो स्टेडियम के कहा, किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से स्टेडियम के साक्ष्य मिले? तो धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी जो वो थी, क्या कहेंगे उसे, क्षेत्रफल जो इसका था, जो एरिया थी इस स्टेडियम की, इस इमारत की, इस क्रिएशन की, इस निर्माण की, तो थी इस स्टेडियम की माप 283 गुणा 47 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थिति थी दुर्ग व मध्य नगर के बीच में थी। मध्य नगर जो था फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि जिसमें प्रशासनिक अधिकारी संभवतः रहा करते थे, मध्य नगर, और दुर्ग जो प्रसाद राजाओं के लिए या उच्च वर्ग के विशिष्ट लोगों के लिए था, निचला तो सामान्य जनता के लिए था। उसके मध्य में फ्रेंड्स ये स्टेडियम था। तो कहाँ पर भी ये भी प्रश्न आ सकता है कि भैया स्टेडियम की स्थिति कहाँ थी धौलावीरा में? तो थी दुर्ग और मध्य नगर के मध्य में। उसका एरिया क्या थी? 283 गुणा इंटू 47 मीटर। तो फ्रेंड्स यही इसमें प्रश्न आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में कि भाई पीसीएस लेवल में और आईएएस लेवल में कि भाई ये स्थल कहाँ है। तो कच्चे गुजरात मैंने जो आपको बता दिया, इसमें क्या क्या विशिष्ट तथ्य मिले हैं। 3 खंडों में नगर विभाजित था, और क्या उसकी एरिया थी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं जो कि दुर्ग उसके मध्य में है। पत्थर के प्रयोग के साक्ष्य, और 10 अक्षरों से बना हुआ, बड़े अक्षरों से बना हुआ सूचना पट्ट का साक्ष्य मिला है। से सूचना पट्ट की छाप मिली है फ्रेंड्स, से छापी भी ध्यान रखेंगे कि छाप मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, और 16 जो है जलाशय के प्रकार मिले हैं, 16 जलाशय यहाँ मिले हैं विभिन्न, और ये 10 इसमें यहाँ करते होंगे। और पत्थर के प्रयोग का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। और किस किस नदी किनारे था? तो था मानसर और मानहर और मचाऊ तालुका, और खोजकर्ता जगतपति जोशी 1967-68 और 1991 जो कि हमारे RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसके संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य आगे की वीडियो में मैं आपको प्रदान करूँगा फ्रेंड्स। और अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो प्रिपरेशन करनी है उसमें सभी विषयों पर पूर्ण ध्यान देना है, चाहे उत्तराखंड हो या राज्य विशेष हो जिसकी हम परीक्षा कर रहे हो वो।
और हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग सभी पर। तो अब हम देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन फ्रेंड्स, और कैसे उसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। तो रीजनिंग में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि भाई जब यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो बीच में 34 है, यहाँ 6 6 7 है, और इस ये अभी जो 42 लिखा है, और इधर 4 8। और फ्रेंड्स इसमें देखिए जो पेपर है, जो एग्जामिनर है, वो क्या यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा दिमाग कहाँ को जाए कि भाई ये जो है सेम है, इसी सीरियल में कुछ होगा, जैसे 5 4 9 7 8 7 9, तो यही कुछ यहाँ से -+2 किया, और ये +1 किया, -2 +1 किया, और इधर से +1 और -1, इधर को हमारा दिमाग केंद्रित करने का प्रयास करेंगे पर इस प्रकार के प्रश्न। लेकिन इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे सरल जो हमने इसमें सीखा है वो इसमें क्या होगा, क्या ये सबका योग तो नहीं है? 9 5 4 9 5 5 19, उसका योग करके उसका दुगना तो नहीं है, ऐसा नहीं है। और इनमें तो अंदर तो कोई रिलेशन नहीं है, 34 + 8, लेकिन वो भी रिलेशन कोई बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे सरल चीज़ यहाँ पर को क्या है। उसी सरल के क्रम में क्या आएगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 25 + 9 34। आप पॉज करके भी फ्रेंड्स, जब भी मैं रीजनिंग आपको प्रेजेंट करूँ, आप पॉज कीजिए और उसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने के बाद आपके मस्तिष्क में जो सिस्टम हो सही से बैठ पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड कर दिया, 6 6 या 36 36, और सॉरी ये होगा 30, ये होगा 3 होगा 43, 36 और 7 43। और ऐसा ही अब यहाँ भी करना है, क्योंकि दो जगह हमारा सिस्टम काम कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर वाले को ऐड कर दिया, नीचे जो संख्या उनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर जो नंबर लिखा है उसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ भी यही होगा। तो यहाँ क्या आएगा फ्रेंड्स, 2। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर दिया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, 5 × 5 + 9। ठीक है फ्रेंड्स, 34, 6 × 6 + 7 43, 4 × 2 + 8 16। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें प्रश्नों को देखना होता है कि क्या उसमें हमने उस प्रकार के प्रश्नों में हमने देखा है कि किस दिशा को बढ़ना है। तो सर्वप्रथम उन्हीं दिशा में हम बढ़ेंगे, और आवश्यकता पड़ने पर हम जो ऑप्शन दिए हैं उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज़ में आपको बार बार प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स, जो परीक्षा उपयोगी होंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।